नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आजकल एक बहुत ही विषय जो चर्चा में है कि बड़े सारे ग्रह स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो एक बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है कि इसी प्रकार की ग्रह दशा प्रभु राम के जन्म के समय में थी। तो क्या ये सेम बात है या ये एक दुष्प्रचार है या ये एक ऐसा प्रचार है जिसके ऊपर कोई विचार प्रॉपरली किए बिना किया गया प्रचार है, या ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत योग तैयार हुआ है। आज हम इस विषय पे बेबाक बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अति उत्साह और भय की जो स्थितियां दो अति वाली होती हैं, इन दोनों को हम सही तरीके से दूर कर सकें कि ये दोनों ही स्थितियां ज्योतिष के लिए या ज्योतिषी के लिए अच्छी नहीं है। तो आज आदरणीय उत्तरा दीदी और मैं इस विषय में चर्चा करेंगे, अपने अपने विचार हम दोनों रखेंगे। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। एक्चुअली ये जो विषय है ये बहुत ही रोचक विषय तो है ही, लेकिन मेरे दिमाग में 12 या 13 तारीख से ही आया था, जब हमारे पास मैसेजेस आने लग गए, बहुत लोगों के मैसेजेस आने लग गए थे कि इस तरह किसी ज्योतिषी ने कहा है कि सारे ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं और राहु और केतु भी उच्च राशि में हैं अपनी। तो ये जो योग बन रहा है ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, और रामचंद्र जी के समय में भी ऐसा ही योग बना था, और मेघनाथ या रावण का जब जन्म हुआ था, ये कुछ लिखा था उसमें, तब भी इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन हुई थी। तो इस विषय में मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ग्रहों की चाल है अलग अलग, उनकी स्पीड अलग अलग है, और उनकी अपनी चाल से चलते हुए कई बार ऐसे संयोग बनते रहते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि सारे ही ग्रह अपनी अपनी राशियों में हैं, और उसके अलावा अपनी अपनी राशियों में होने के अलावा कई बार तो अपने अपने नक्षत्रों में भी हैं, कई बार उच्च के हैं, कई बार मूल त्रिकोणी हैं। यदि रामचंद्र जी की कुंडली हम लोग देखें तो उसमें 4 ग्रह केंद्र में उच्च के हैं, चर लग्न है उनकी, और 4 ग्रह जिसमें से 3 ग्रह पुरुष ग्रह हैं। लग्न उनकी कर्क लग्न है जिस पर गुरु उच्च का है, चतुर्थ भाव में तुला राशि है, वहां पर शनि उच्च का है, सप्तम भाव में मकर राशि है, उसमें मंगल उच्च का है, और दशम भाव में मेष राशि है, उसमें सूर्य उच्च का है। 4 ग्रह केंद्र में उच्च के, और इसके अलावा उनका शुक्र जो है वो भी उच्च का है, नवम भाव में शुक्र भी, और एकादश भाव में जो है वो बुध है उनका। इस तरह से उनकी कुंडली हमारे सामने आती है। तो उस कुंडली से यदि हम आज की 13 सितंबर की कुंडली को कंपेयर करते हैं तो बहुत फर्क है, दोनों में साम्यता कहीं नहीं है। यदि हम उस समय की कुंडली लें जिस समय चंद्रमा ने कर्क राशि में प्रवेश किया, तो हमारे 8 ग्रह जो थे वो स्वग्रही हो गए, उसमें केवल बुध जो था वो उच्च का है, मतलब चंद्रमा स्वग्रही हो गया कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में, सूर्य जो है वो सिंह राशि में स्वग्रही हो गया, मंगल मेष राशि में स्वग्रही है इसे काफी दिन से, बुध जो है वो उच्च का भी है और स्वग्रही भी है, इसके अलावा गुरु जो है वो धनु राशि में स्वग्रही है, शनि जो है वो मकर राशि में स्वग्रही है, राहु और केतु जो हैं वो मिथुन और धनु राशि में है, जिनको कई लोग उच्च का मानते हैं। तो दोनों कुंडलियों में बहुत फर्क है, रामचंद्र जी की कुंडली के समय में ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में। अब हमें ये देखना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कुंडली में स्थित 8 ग्रह जो कि स्वग्रही हैं, 6 ग्रह स्वग्रही हैं, और एक ग्रह शुक्र जो है वो चंद्रमा की कर्क राशि में है चंद्रमा के साथ, और राहु केतु उच्च के हैं। तो ये ग्रह जो है हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग लेके आए हैं और सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आप सोचिए, ये जो ग्रह की स्थिति है ये 13 तारीख के दिन में हमारे स्थान के हिसाब से आप देख लें 11 बजे के आसपास जो है चंद्रमा ने कर्क राशि में प्रवेश किया है। हम नोएडा का अगर लें तो मैं नोएडा की बात कर रही हूँ, हर स्थान में जो है कभी कभी फर्क आ जाता है लग्न पर। तो चंद्रमा ने प्रवेश किया और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, तो 2.25 दिन कर्क राशि में, और सूर्य भी क्योंकि 26 डिग्री का था 13 तारीख को, तो वो भी 15-16 तारीख तक सूर्य की राशि में ही रहा, सिंह राशि में। तो इस तरह से ये जो स्थिति है हमारी ग्रहों की 3 दिन तो कम से कम रही है,
दिन रात 24 घंटे। अब आप कल्पना कीजिए कि इन 3 दिनों में दुनिया भर में कितने बच्चे या कितने लोग पैदा हुए होंगे, बहुत बच्चे, लड़के भी लड़की भी। तो क्या हम सबको बहुत भाग्यशाली मान लें? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी समय पैदा हो सकता है और उसकी लग्न क्या बनेगी उसके हिसाब से हमें उसकी कुंडली का निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली का उस समय बहुत चर्चा हुई कि सूर्य चंद्रमा ने इस समय प्रवेश किया है कर्क राशि में। वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखिए आप, लग्नेश जो है मंगल छठे भाव में स्वग्रही हुआ है, सूर्य दशम भाव में स्वग्रही है, चंद्रमा भाग्य भाव में स्वग्रही है, मंगल जो बुध जो है वो एकादश भाव में स्वग्रही है, धनु राशि का स्वामी गुरु धन भाव में स्वग्रही है, और शनि तीसरे भाव में वो भी स्वग्रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ग्रह, स्वग्रही हैं, लेकिन वो कब किसको कितना फल देंगे वो सोचने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का जो भी जन्म नक्षत्र होता है उस जन्म नक्षत्र के हिसाब से उसकी दशा अंतरदशाएं चलती हैं, और दशाओं अंतरदशाओं के हिसाब से ही उसको जीवन में फल की प्राप्ति होती है। कुंडली कितने भी अच्छे योग बने हुए हो, गज केसरी योग बने हुए हो, मालव्य योग बना हुआ हो, कुछ शश योग बना हुआ हो, लेकिन योग बनाने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा जब तक नहीं आती है कुंडली में, उनके जीवन में, तब तक उनको फल नहीं मिलता। अब इस व्यक्ति का जन्म यदि किसी का होता है वृश्चिक लग्न में ही, तो जन्म के समय उसकी गुरु की महादशा, धनेश है, पंचमेश है, 2-3 साल हार्डली उसके निकलेंगे, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ चरण में है पुनर्वसु नक्षत्र के। उसके बाद इसकी शनि की महादशा आ जाएगी। शनि को भी हम स्वग्रही मानते हैं, ठीक है, सूर्य के भी नक्षत्र में है, तृतीयेश, चतुर्थेश और दशम भाव जुड़ रहा है, लेकिन बचपन में तृतीयेश और चतुर्थेश शिक्षा तक तो ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा तक, लेकिन उसका कर्म का क्या काम? तो हो सकता है या तो वो बचपन से ही कर्म करने लग जाए बच्चा, इस तरह की हम उसको फलित कर सकते हैं। उसके बाद बुध की महादशा आएगी। बुध जो है 9वें भाव और 11वें भाव से जुड़ रहा है, 8वें से भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो चंद्रमा के नक्षत्र 8, 9 और 11 ये भाव उसके जीवन के जब 22-23 वर्ष की आयु रहेगी तब आएंगे। और उसके बाद केतु की महादशा आ जाएगी, तो केतु उसके धन भाव में है गुरु के साथ। उसके बाद शुक्र की आएगी, तो उसके जीवन में जो फल मिलेंगे वो इन दशाओं और अंतरदशाओं के अनुसार मिलेंगे। जब जब उसमें अंतरदशा आएगी तब मिलेगा। हम कह सकते हैं कि सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर दशम में बैठा है, उसके कर्म क्षेत्र को बहुत सफल बना सकता है, लेकिन उसके लिए हमें लंबे समय तक यदि वो बनता है तो सूर्य की महादशा तो आनी चाहिए ना उसके जीवन में। सूर्य की महादशा उसके जीवन में 86 में आएगी। अगर हम इस कुंडली को भी देख लें, 86 उसका जन्म अभी हुआ है 13 में, है ना, तो जितना प्रभाव क्षेत्र उसको अपनी युवा अवस्था में मिलना चाहिए था वो तो इसको नहीं मिल पाएगा अभी। सूर्य के प्रभाव, चंद्रमा के प्रभाव और लेट, मंगल के तो प्रभाव और भी लेट। तो इस तरह से हमें केवल ग्रहों के संयोग को मानकर अति उत्साहित होकर नहीं कुछ भी प्रेडिक्शन दे देना चाहिए कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बता दीजिए, आज हम 17 तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 13 तारीख से 4-5 दिन निकल चुके हैं। कोई ऐसी घटनाएं कुछ आई जिनमें हमको लगा कि भाई बहुत ही कुछ बढ़िया हो गया हो, कोई नई चीज हुई हो, कोई अचंभित करने वाली, कोई चमत्कार हुआ, कोरोना पे कोई असर आया क्या इस ग्रह की स्थिति का? कुछ नहीं, जैसा जीवन चल रहा है हमारा वैसा ही आया। बल्कि हमने तो देखा था कि एक कुंडली धनु लग्न में अभी इन दिनों एक बच्चा पैदा हुआ था और उसकी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है, उसके लंग्स ही नहीं काम नहीं कर रहे, शायद उसकी कर्क राशि ही थी ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, दीपक जी बताएंगे हमको। तो इस तरह से ये कर्क राशि थी क्या उसकी, दीपक जी? दीदी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 1 सेकंड के अंदर देखकर बता सकता हूँ। हाँ मैं देखती हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो अब जैसे हम इसी कुंडली को देख लें, मान लीजिए ये धनु लग्न की कुंडली पे हम इसको घुमा देते हैं, धनु लग्न को केंद्र में लाते हैं, तो आप देख लीजिए कि ग्रहों की स्थिति कैसे बदल जाएगी। चंद्रमा अष्टम में आ जाएगा। अष्टम में चंद्रमा के आते ही चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, कर्क राशि में। जो भी व्यक्ति धनु राशि लग्न में उस समय जन्म लेगा उसके जो है चंद्रमा अष्टम भाव में होकर गुरु के नक्षत्र में है। तो मेष राशि दीदी, मेष राशि है और केतु के नक्षत्र में है चंद्रमा जो था। हमने तभी उनको कहा था कि पहले सबसे पहले जो ये गंडमूल का उपाय कराएं आप, आपको ध्यान होगा सबसे पहला तो उपाय गंडमूल का ही होना है,
क्योंकि हाँ अष्टमेश होकर वो मंगल के साथ बैठ के उसने मंगल की भी सारी क्वालिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, और एक चीज और थी कि जो केतु भी है वो भी लग्न में आया, लगन में आया वो गुरु के चंद्रमा साथ। एक तो अष्टमेश है हम्म। और केतु के नक्षत्र में है, केतु लग्न में है और लग्नेश गुरु जो है उसके साथ है। और तो अष्टम का और लग्न का जो सीधा सीधा संबंध जुड़ा, और कर्क राशि जो है फेफड़ों की स्वामिनी है, चंद्रमा लंग्स का कारक है, तो लंग्स में तो इफेक्ट आना ही था उसका बच्चे के लिए। तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। दीपक जी बाद में कुंडली वो शायद 2-3 दिन पहले की थी, क्योंकि मेष राशि उस समय चंद्रमा की राशि जो थी वो मेष राशि थी, चंद्रमा पंचम भाव में था, लेकिन अष्टमेश यदि पंचम भाव में चला जाता है तो वो लग्न और गुरु की दृष्टि और है उस पर, तो आपस में उसका अच्छे प्रभाव उसके नहीं आ पा रहे थे। तो हमें उसके बारे में बड़ी चिंता हुई कि ग्रह योग तो इतने अच्छे जब चल रहे हैं, फिर बच्चा इस तरह से परेशान क्यों है, उसको सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है, जिसके लिए उसकी कुंडली में योग बने हुए थे। जी आप बताएं अपनी तरफ से। दीदी पहली बात तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हमारा जो ज्योतिष है इससे हमें अगर सच्ची मुझ प्रेम है तो हमें इसके अंदर कभी भी कहीं पे भी शॉर्टकट्स के रास्तों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मेरे लिए अगर ज्योतिष अगर वाकई ही एक ऐसा है कि जिस विद्या के लिए मेरा जीवन का सर्वस्व है, तो उस विद्या का अपमान करने का अधिकार हमारे में से किसी को नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी अति उत्साहित होकर अपने वीडियोस को चलाने के लिए आज तक हमने नहीं किया, ना आपने और ना हमने, हमारा सिर्फ एजुकेशनल पार्ट रहा है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि हमें कोई चीज इस प्रकार की करनी पड़े। तो सभी से मेरा आग्रह, प्लीज ये सब चीजें बंद कर दें कि ये भगवान जन्म लेने वाले हैं या ये हो गया तो ऐसा होने वाला है, इस प्रकार की चीजें हम ना देखिए। हर रोज 12 जो है लगन बदल जाती हैं, और 12 लगन बदलने में 12 लगन बदलते ही हर लगन का किस प्रकार का प्रभाव अलग अलग है, प्रकृति बदल जाती है, उसकी संरचना बदल जाती है, उसका सोचने का, व्यवहार करने का, सब चीजों का परिवर्तन आ जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस दौरान जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब एक जैसे होंगे? ये बड़ी चिंता का विषय है। फिर उनके साथ जुड़ने वाले जो नक्षत्र हैं, जिन नक्षत्रों में ग्रह बैठे हैं, वो कौन से भावों के सूचक बन रहे हैं, उन सूचक भावों से कैसा संबंध आ रहा है, शुभ अशुभ संबंधों का सही से आकलन करने के बाद ही हमें किसी बात पे पहुंचना चाहिए। फिर जो हम अगर नाड़ी पद्धति से भी लेते हैं तो डायरेक्शनल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस डायरेक्शनल एस्पेक्ट में भी ग्रहों की डिग्रीज वाइज एक दूसरे पे प्रभाव डालने की क्षमता, और जब वो किस प्रकार के भावों के स्वामी होकर वो जब एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे तो उन प्रभावों का क्या रिजल्ट आएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बढ़िया बिंदु होता है जिसपे अगर सही तरीके से कोई काम करे तो उसको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं अगर जो ये 13 तारीख की कुंडली है, 13 तारीख की कुंडली में जो सामने हमारे कुंडली अगर हम यहाँ वृश्चिक लगन की देखते हैं तो इसमें 3 ग्रह वक्री भी हैं, जिसमें मंगल है, शनि है, और मंगल और शनि 2 ग्रह वक्री हैं। अब आप देखिए 2 ग्रह वक्री हैं, इन 2 ग्रहों के वक्री होने के भी प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि वक्री होते ही वो अपने रिजल्ट्स देने में बहुत स्ट्रांग है, और जिस भाव के स्वामी होकर जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के रिजल्ट में बहुत अंतर आएगा। एक और बात बताता हूं कि इसमें शनि, मंगल और चंद्रमा, शुक्र ये आपस में केंद्र का संबंध बना रहे हैं। जब भी प्लैनेट्स आपस में भी केंद्र का संबंध बनाते हैं तो पिलर्स होते हैं, आपस के प्लैनेट्स के भी पिलर्स होते हैं, जहां उन्हें सपोर्ट मिलनी है या वहां से सपोर्ट चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पे और शुक्र पे है तो वो क्या प्रभाव डालेगी, हमें इस पे भी विचार करना चाहिए। स्वराशि सिर्फ नहीं है, वो किस प्रकार का प्रभाव एक ग्रह दूसरे ग्रह पे देगा। और तीसरी चीज, क्या हम इस विषय में जब भी बात करें तो जो राहु केतु हैं वो बिल्कुल एज पे हैं, तो वो अपनी भी प्रकृति बदलने की स्थिति में है, यानी कि उनका भी अभी जब राशि परिवर्तन बिल्कुल एज पे है, 10 दिन का भी गैप नहीं रहता है, तो उन्होंने प्रभाव तो अभी से देने शुरू कर दिए। मैं तो पिछले 1 महीने से बड़े सारे लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे प्रभाव देख रहा हूं जो कल्पना से बाहर थे। जहां पे भी डिग्री वाइज कोई ग्रह बहुत आगे था और राहु या केतु की वहां पे गोचर शुरू होने वाला है दूसरी राशि में, तो वहां पे उनके प्रभाव अभी से आने लग गए हैं। जी तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में विचार करके ही बात करनी चाहिए, गंभीरता समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीज को नहीं लेंगे, सही से बात नहीं करेंगे तो हम हास्य के पात्र बन के रह जाएंगे।
ना हमारा हास्य होना चाहिए, ना हमारी विद्या का हास्य होना चाहिए। ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है कि हम किसी भी बात को बहुत सजगता से ना समझते हुए उसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी कर देते हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है। अब उत्तरा दीदी ने जिस प्रकार से भगवान राम के ग्रहों की स्थिति बताई है, उसमें जिस प्रकार का आदर्श उन्होंने स्थापित किया, उस आदर्श और रिश्तों को निर्वाह करने की जो उन्होंने समाज के सामने एक प्रेरणा और एक आदर्श बना के छोड़ के गए हैं, उसी ने उनको ईश्वर का अवतार बनाया है। जो जो कर्तव्य निर्वाह करने के लिए जो चाहिए किसी भी विषय में, किसी भी जातक के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सभी के सभी उन्होंने अपने जीवन में करे। और जिसे कहते हैं जीवांत आदर्श बन के उन्होंने हमारे को मार्ग दिया कि भाइयों से कैसे रिश्ते होने चाहिए, पति पत्नी के कैसे होने चाहिए, राजा का प्रजा से कैसा रिश्ता होना चाहिए, समाज में आपस में कैसा होना चाहिए, जिम्मेवारियों का एहसास करना सिखाया था। और तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो कौन इस ग्रह स्थिति में ये कह सकता है कि जातक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उच्च स्तर की जो है स्थिति बनाने वाला है? क्षमा करें, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। जब वक्री ग्रह होते हैं उनके अलग प्रभाव हैं। डिग्री वाइज देखेंगे तो मंगल 4 डिग्री का है, सूर्य जो है 26 डिग्री का। इतना बड़ा अंतर है, क्या प्रभाव डालेगा अगर डायरेक्शनल एस्पेक्ट से भी लेता हूं मैं। और केतु 1 डिग्री का है, जुपिटर 23 डिग्री का है। तो जुपिटर और सूर्य का तो चलो प्रभाव मैं समझ सकता हूँ, लेकिन केतु मंगल के साथ ज्यादा प्रभाव देगा। तो केतु मंगल और सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं तो उसमें मेरा जो अनुभव है वो बताता हूं मैं आपको। कितना मर्जी अच्छा व्यक्तित्व हो, वहां पे अतिवाद की ज्यादा आती है बात। और जो सूर्य की और मंगल की क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से उनमें बहुत ज्यादा जोश और ज्यादा जैसे जैसे कहते हैं उग्रता हमेशा ज्यादा होती है। अच्छी बात है कि यहाँ पे गुरु भी है, लेकिन गुरु की स्थिति को भी अगर मैं आज आपको सामने डिफाइन करूं कि गुरु वक्री से मार्गी 10 तारीख को हुआ है और वो 13 तारीख तक मार्गी होने में भी स्टेगनेंट पोजीशन पे था, उसने गति नहीं ली थी। तो जब वो गतिहीन था तो क्या शुभता या अशुभता की स्थिति में था ही नहीं, किसी को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं था। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर अच्छे से गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोग जिम्मेवार लोग हैं, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे शब्द जो हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो हमारे शब्द जो है जिम्मेवारी से भरे होने चाहिए। हमें जोश में आके बात नहीं कह देनी चाहिए कि अगर हमारा ये वीडियो 10,000 लोग देख लें, 1 लाख लोग देख लें, तालियां बज जाएं और सभी पहले उसको स्क्रॉल करें, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे 100 लोग देखें, लेकिन जो देखें उनके जीवन में वास्तव में परिवर्तन। मैंने हमेशा इसी एंगल से काम किया और मेरे को सौभाग्य से हमारे साथ पूरी टीम ऐसी है जिनका आदर्श ही यही था कि वो सेवा भाव से काम कर रहे थे। किसी ने भी, एक व्यक्ति ने भी कभी अपने को बेचने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सिर्फ ज्योतिष की सेवा करी है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया गंभीरता से लें। उत्तरा दीदी ने एक और कुंडली की चर्चा करी थी कि अभी कल परसों की ही घटना है कि किसी ने अपने जान पहचान के एक बच्चे की कुंडली डाली जहां पे ग्रह स्थिति बहुत अच्छी थी और वहां पे धनु लगन की कुंडली में गुरु और केतु लगन में थे और पंचम भाव में मंगल और केतु थे। अब धनु लगन में आप देख सकते हैं कि धनु लगन है तो द्वादश जो था मंगल है और वो उसके साथ मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ था। चंद्रमा अष्टमेश होके बैठा था। अब अष्टमेश और द्वादश का संबंध पंचम भाव में हो रहा है, ठीक है। अब आप यहां से समझ लीजिए, चलो सूर्य भी अपनी स्वराशि का 9वें भाव में बैठा है, आप कह देंगे बहुत अच्छी स्थिति है जी। कोई भी देखेगा वो एक बारी खोल के देखेगा अच्छे भावों में अच्छे ग्रहों की स्थिति बन रही है, लेकिन किस क्वालिटी के हैं मंगल जी? मंगल अगर अपनी राशि में भी है, लेकिन अगर वो जो है द्वादश भी तो है और उसके साथ बैठा ग्रह कौन है? अष्टमेश है। तो जीवन भर की संघर्ष देगा ही देगा, समय समय पे कहीं ना कहीं अड़चने आती ही रहेंगी और मानसिक लेवल पे भी वो व्यक्ति में उग्रता हमेशा रहेगी ही रहेगी, क्योंकि केतु के नक्षत्र में था। अब वही बात थी कि उस बच्चे का लंग्स जो था वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। मैं मानता हूं कि लंग्स डेवलप होने में जन्म के बाद कुछ घंटे लगते हैं, उनको डेवलप होने का टाइम लगता है, ये साइंटिफिक बात है। और उसके बाद तब तक जो है वो हृदय से हमारी ब्रीदिंग चल रही होती है, क्योंकि मदर ने हमारे को जो अपना सारा दिया होता है उसके कारण से हमारे शरीर में इस प्रकार से होता है। हमारे लंग्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन वो कुछ घंटों में अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसने शायद समय ज्यादा लिया।
अब ऐसी स्थिति में जब ये चीज घटना हुई है तो उस घटना के पीछे का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो ये बच्चे को आगे चलकर भी इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्याएं रहेंगी। अब जहां पे ये स्थिति है तो बुध जो है उनके चंद्रमा और मंगल से बुध की स्थिति बन गई छठे की, 1-6 की स्थिति। तो जो ग्रह आपस में 1-6 बना लेते हैं या 1-8 बना लेते हैं, यानी कि वो 6-8 का संबंध बन जाता है उनके आपस में, तो वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है बाधाएं देते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित दे सकते हैं या शिक्षा से संबंधित भी दे सकते हैं, किसी ना किसी चीज में कारक तत्वों में वो विघ्न डालेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग में उनका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी वो श्वास की जो स्थिति है उसमें दिक्कत आ रही थी, माता पिता बहुत चिंतित थे और उनके किसी के माध्यम से उन्होंने कुंडली ग्रुप में डाली, तो वहां डिस्कशन हुआ, तो हमने जो उपाय थे वहां उनको सजेस्ट कर दिए थे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की बातों पे थोड़ा सा विचार करके आगे लाएं। एक और मैं आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, फीमेल हैं, दिल्ली में जन्म हुआ था 1963 में, अक्टूबर का महीना था। उनके 4 से 5 ग्रह स्वराशि हैं। उस समय भी ऐसी स्थिति थी, 4 ग्रह थे या 5 ग्रह थे। वृष लगन है उनकी और बहुत संघर्ष में जीवन रहा है। फीमेल का चार्ट है, पूरा जीवन उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। स्वराशि होते हुए भी ग्रहों के स्वराशि होने से सिर्फ अच्छा नहीं हो जाता, तब भी बहुत सारी स्थितियां बहुत सिमिलर ही ऐसी बनी हुई थी कि 4 ग्रह तब शायद स्वराशि थे। तो ऐसी चीजों पे हम थोड़ा सा अगर शोध करके बात करेंगे कि कौन से लगन के लिए ये अच्छा है, कौन सी लगन के लिए थोड़ा सा सामान्य है और कौन सी लगन के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी दिन, कोई भी ऐसा वो हो ही नहीं सकता कि कभी भी ग्रह सारे के सारे सभी के लिए खराब हो जाएंगे और सभी के लिए अच्छे हो जाएंगे। लगन अनुसार, डिग्री अनुसार, चलित के अंदर जो एग्जैक्टली एंगल बनता है उसके अनुसार बहुत बड़ा फर्क होता है। उस पर थोड़ा सा विचार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आदरणीय उत्तरा दीदी से कहूंगा कि अगर वो इसमें कुछ अपनी बात जोड़ना चाहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं एक चीज और इसमें जो भूल गई थी एक्चुअली, कि इसमें पुनर्भू योग बना हुआ है। पंडितों ने इस चीज को की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इसमें विष योग बना हुआ है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री टू डिग्री बना हुआ है। शनि 1 डिग्री का और चंद्रमा भी 0 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के आसपास ही है। तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे वो उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है यहाँ पंडितों ने। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे योग बन रहे हैं तो कोई दुर्योग तो नहीं बन रहा कुंडली में। उसके ऊपर भी उसके हिसाब से जो है व्यक्ति के जीवन पर आगे प्रभाव पड़ेगा। तो उस चीज के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जिस बच्चे की हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी मेष राशि थी, हमारे यहाँ पर कर्क राशि आई है 13 तारीख की, तो उसके मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन पहले का उसका जन्म है। वो डेट हमको अभी मिल नहीं रही। तो मेष राशि होने से अब हुआ क्या, चंद्रमा तो मेष राशि में पंचम में है, लेकिन चंद्रमा अष्टमेश है। अष्टमेश होते ही और वो केतु के नक्षत्र में और लग्न से भी जुड़ गया, तो लग्न भी कमजोर किया उसने और मन भी कमजोर किया। और लंग्स जो है हमारे फिजिकल ऑर्गन्स, उनको तो कमजोर संकट में डाला ही है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें स्वग्रही है उसके भी सारे ग्रह, केवल चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे ग्रह वो की वो स्थिति है। बुध कन्या में है, गुरु लग्न पे है, शनि 2nd हाउस में है, मंगल स्वग्रही है, उसके बाद जो चंद्रमा है वो मेष राशि में और शुक्र जो है वो कर्क राशि। तो सारे ग्रहों की स्थिति करीब करीब वही है, केवल चंद्रमा उस समय नहीं आया था कर्क राशि में, स्वग्रही नहीं था, इतना सा फर्क था। लेकिन वो बच्चा इतना कष्ट पा रहा था। ये तो हमारे पास कुंडली आ गई, वरना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते हैं कि क्या चल रहा है। तो हमें सोच समझकर कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण करके तब उसके जीवन के बारे में भविष्य कथन करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी कि दशा अंतरदशा को कभी भी नहीं भूलें, उसको साथ साथ रखें तो आपको फलित करने में आसानी रहेगी। तुरंत आपको समझ में आएगा कि इस ग्रह की दशा कब आ रही है, उसके फल मुझे उस दशा के अंतर्गत ही मिलेंगे। कोई भी ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में ही फल प्रदान करता है। यदि आपके अच्छे ग्रहों की दशा अंतरदशा ही जीवन में लास्ट में आ रही है, महादशा विशेष रूप से, तो उसका विशेष लाभ नहीं होगा। और दशाएं भी हमारी सही समय पे आनी चाहिए। यंग एज है तो आपके कर्म स्थान से जुड़ी हुई दशा आनी चाहिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आनी चाहिए, विवाह का समय है तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई दशाएं आए।
तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। संतान से जुड़ी हुई दशाएं आनी चाहिए तो समय पर संतान होती है, वरना दिक्कत आ जाती है। कईयों के बचपन में ही निकल जाती है अच्छी अच्छी दशाएं, तो आगे चल के फिर उनके परेशानियां आती हैं। दिक्कत बचपन तो उनका बहुत बढ़िया बीतता है, और जैसे यंग एज स्टार्ट होती है वो परेशान हो जाते हैं, बुरा होने लग जाता है। तो इस चीज का ध्यान रख के हमें कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। केवल कोई मैसेज आ गया और सुनी सुनाई बातों पे हमें बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत सारे मित्र परिचित गणों ने मुझे मैसेज भेज दिया कि ये मैसेज आया है, ये कितना सच्चा और कितना झूठा है। तो इसीलिए मैंने दीपक जी से कहा कि दीपक जी इस पे हम करते हैं और इसको डालते हैं लोगों की जानकारी के। दीदी वो 6/9/2020 की दोपहर को 2:29 की कानपुर यूपी की कुंडली थी। और बच्चे के बारे में ये था कि उसका जो धनु लगन था, धनु लगन में केतु 7 में, शनि द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में शुक्र जो है चंद्रमा की राशि के अंदर है। शुक्र भी वही अब आप देखिए कि लंग्स के लिए जो हमारे ग्रह रहते हैं, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, ये सारे के सारे पीड़ित हैं इस कुंडली में। जो पहला देखने वाला द्वितीय भाव, तृतीय भाव, हमने तृतीय भाव और चतुर्थ भाव वो देखा, वो खराब। मिथुन राशि और कर्क राशि की स्थिति देखी, वो खराब। मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है वो देखेंगे तो आप। मैं बताना भूल गई, आपने मुझे बताया कि शुक्र भी अष्टम भाव में है उसका। जो लग्न पे शुक्र गुरु बैठा हुआ है वो शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो आप बताइए, मैं बार बार ये सोच रही थी कि उसका गुरु भी खराब हो गया है। गुरु इस तरह से खराब हुआ है कि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र उसके छठे भाव का स्वामी है और अष्टम में जाके बैठ। तो ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक स्थिति थी उस कुंडली की, कि जो वो कुंडली में कहीं पे भी जो अच्छा गुरु की शुक्र की आपस में 6-8 की स्थिति बनी हुई है, तो वो आपस में एक दूसरे के लिए जो है अच्छे ग्रह नहीं है। उस समय गुरु वक्री भी था, तो वक्री होकर भी जो वो बिल्कुल डिग्रीज पे आने वाला था, 4 दिन रह गए थे कि उसको स्टेगनेंट होने के लिए तैयारी करनी थी, तो वो भी अपना परिवर्तन की दौर में था। तो बड़ी सारी चीजें हैं जिन पे विचार करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सभी से मैं आग्रह करूंगा कि हम जिम्मेवारी को समझें और जल्दबाजी ना करें। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि दुनिया हमारे को बहुत विश्वास से देखती है, तो हम बात करें तो बहुत अच्छी हो। ये आदरणीय उत्तरा दीदी का नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। जिनको किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी या एजुकेशन से रिलेटेड बात करनी है, आप उनसे कर सकते हैं। मेरा भी एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बैच नया शुरू होने वाला है। उत्तरा दीदी के साथ हम पहले ही कर रहे हैं, एक बैच पे काम कर रहे हैं। आगे जैसे दीदी का आदेश होगा तो हम नया बैच पे बनाएंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अब नया मेरा 29 तारीख को बैच आ रहा है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अगर कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए सीरियस हो तो उसका मेरा वीडियो अभी आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा, क्या पढ़ाऊंगा, वो सारी डिटेल्स होगी। बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक बातचीत के साथ, जिसमें मैं मानता हूं कि दुनिया के अंधकार को दूर करने का काम आदरणीय उत्तरा दीदी ने एक बार फिर किया है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, नमस्कार।